बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोई भी रियासत उस वक्त तक मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकती कि जब तक उसके इदारों को आज़ाद ना किया जाए, मजबूत ना किया जाए। लेकिन इस आज़ादी का मतलब कतन ये नहीं है कि आईने पाकिस्तान में दिए जाने वाले हकूक को किसी सूरत गसब करने का कोई प्लान बनाया जाए। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स की या किसी इदारे की आज़ादी को सलब किया जाए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इदारे सियासी मदाखलत से पाक हों। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इदारे अपना काम ठीक तरीके से खुद अपने दिए गए दायरे के अंदर कर सकें। एक कानून बहुत डिस्कस हो रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। इसके साथ साथ एफबीआर में इस्लाहात का कुछ मामला है कि जिसके ऊपर मुस्तकिल बात होती है, जिसकी जरूरत बार बार पेश आती है। क्या मामला है आज के प्रोग्राम में, उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे उस चीज से कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जिसका एक एक्ट जो है वो जेर गर्दिश है, जिस पे बात भी हो रही है। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मारूफ मईशत दान है, मईशत के हवाले से तजिया करते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पहलू है मईशत के, उस हवाले से इनके आर्टिकल्स भी अखबारात में आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यानी कि सेंट्रल बैंक को किस कदर आजाद होना चाहिए अपने फैसलों के हवाले से और खासतौर पर जवाबदेही के हवाले से कि वो किसी भी किस्म का कोई एक्शन ले सके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त IMF के दबाव पर जो हम कोशिशें कर रहे हैं कि स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी दे दी जाए, हालांकि उसे पहले ही मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है जिस पर उसने कभी अमल नहीं किया और वो वजारत खजाना से डिक्टेशन लेता रहा, IMF से डिक्टेशन लेता रहा। तो मुझसे अगर पूछे तो इस वक्त जो हमें ज़रूरत थी वो ये थी कि स्टेट बैंक का एहतसाब किया जाए कि उसको जो कुछ इख्तियारात मुकम्मल हासिल थे वो किस हद तक इस्तेमाल हुए और क्या हुआ। मिसाल के तौर पर आजकल बहुत शोर हो रहा है कि इसहाक डार साहब ने रुपए की कदर को मसनूई तौर पर कई साल तक जो है वो मसनूई तौर पर जो है मजबूत रखा। सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि रुपए की कदर को कंट्रोल करे और उसमें वजारत खजाना का कोई रोल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब वो स्टेट बैंक ने रुपए की कदर का अनाउंस करता था तो एक जुमला लिखता था कि हमारी रुपए की कदर ज़मीनी हक़ाइक़ से जो है के मुताबिक है, उसके खिलाफ नहीं है। इसी तरीके से अगर आप शरह सूद का देखें तो वो भी डिक्टेशन लेता रहा। मसलन अभी आप लेटेस्ट अगर मिसाल देखें, मार्च से जून तक 2020 साल जो कोविड-19 से जो तबाहकारियाँ आई तो गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कहा कि हमारे यहाँ नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुआ। गालिबन इसकी वजह ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था, वो कामयाब साबित हुआ। तो हमारे यहाँ तो बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम किया कि इस दौरान में शरह सूद में जो कमी थी वो पाकिस्तान में जितनी की स्टेट बैंक ने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ नुकसान इतना नहीं हुआ तो आपने फिर ये कमी करके जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया है, डिपॉजिटर्स को, करोड़ों को, और जो कर्जे लेने वाले थे, ताकतवर तबके थे, अशराफिया को फायदा पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि किस मौके पर ये ला रहे हैं जबकि गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक दोनों अभी चंद महीने पहले तक पाकिस्तान में नहीं थे और ये दोनों रिजाइन करके IMF से पाकिस्तान आए हैं। दूसरे मुशीर खजाना या वजीर खजाना जो हैं वो भी IMF के साबिक मुलाजिम हैं। इसका मतलब ये है कि सारा अफेयर जो है ये IMF का होगा पाकिस्तान में। और मुझे याद है कि कायद आज़म ने जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था 1 जुलाई 1948, उसमें उनके अल्फाज थे कि हमारा स्टेट बैंक पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। बिल्कुल ठीक। अब जब आप इस हद तक डिक्टेशन लेते चले जाएंगे और उसको कह देंगे जी मॉनेटरी पर जो बोर्ड है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का उसको भी कर दे, जो है ख़त्म कर दे, और ये दो मिल के फैसला करते चले जाएंगे, तो ये जो मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत कायद आज़म ने करार दिया था ये तो खत्म हो गई फिर। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल तो अपनी जगह आता है ना कि जब हुकूमतें शॉर्ट टर्म एजेंडा लेकर आए और वहां पर जो है वो मरकजी बैंक को कुछ ऐसे मामलात के ऊपर फैसला करने का कहा जाए कि जिसकी नतीजे में जो है वो आर्जी तौर पर तो कोई आप ये कह लें कि चीज खूबसूरत नजर आ जाए, लेकिन मजमूई तौर पर जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो पता लगे कि जी वो फैसला सिर्फ इसलिए किया गया था कि अपना टाइम इलेक्शन तक निकाला जा सके। तो स्टेट बैंक को कुछ ऐसे कवानीन के तहत भी चलना चाहिए ना कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो उसके अपने लोग लेकर चले, बजाय इसके कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बहुत अहम बात आपने की है, लेकिन मैं जो चीज अर्ज कर रहा था वो ये है कि जिन चीजों में स्टेट बैंक के पास मुकम्मल इख्तियारात है स्टेट बैंक के एक्ट के तहत, उसमें भी उसने कंप्रोमाइज किया और वजारत खजाना से डिक्टेशन लिया
क्योंकि उसको ये लालच होता था कि जनाब मेरा जो है एक्सटेंशन हो जाएगा, 3 साल के बाद 6 साल हो जाएगा। आपने देखा मुख्तलिफ लोग लेते रहे। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक भी फ्यूडल कल्चर पर चल रहा है, जिस तरह से कि पाकिस्तान में इस वक्त पोजीशन ये है कि पॉलिसियां जो हैं वो ताकतवर तबकों के मुफाद में बनाई जाती हैं। तो मैं आपको एक जुमला याद दिलाऊं, अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें वो लिखते हैं कि जिन लोगों के पास इख्तियार है या जिनके पास खजाने की कुंजी है, उन्होंने वबा के दरमियान जो कोविड-19 था, फैसले जो हैं वो अपने मुफाद में किए, ना कि वबा के मुतासरीन में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस को तोड़कर ताकतवर तबकों को बरात देने के लिए शरह सूद में कमी की। जैसे वो खुद कहते हैं कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा कमी की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो इख्तियारात मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक के पास हैं, उसमें भी वो माजी में डिक्टेशन लेता रहा था। राइट ऑफ का एक सर्कुलर है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के साथ है 29 BCT सर्कुलर, उसमें ताकतवर तबकों के जो है वो कर्जे माफ करने के लिए बैंकों को अहकामात दिए थे। अब ये जो सर्कुलर है ये स्टेट बैंक के जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के मुतसादिम है, और स्टेट बैंक को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो सर्कुलर इशू करे। लेकिन जनरल मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर थे, उनके कहने पर स्टेट बैंक ने कानून तोड़ा, और आज भी कानून तोड़ा। जो 26A और 40A4 बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, हमारे मखसूस हालात में इसमें जरूरत यह है कि जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी हासिल है वो कानून के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे, और ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए जो है वो उसको कानून को ना तोड़े। अच्छा, डॉक्टर साहब इसमें एक बड़ी मजेदार एक बहस शुरू होती है कि क्या इस खौफ से कि हम कानून कोई तोड़ देगा, हम कानून बनाना छोड़ दें? नहीं, स्टेट बैंक का जो कानून है वो स्टेट बैंक ने खुद तोड़ा। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जैसे बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में 26A और 40A में ये कहा गया है कि जो बैंकों के करोड़ों खातेदार हैं वो बैंकों के मुनाफे में उनको शरीक किया जाएगा। ये कानून है, और ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए, और वो कोई डिक्टेशन नहीं ले सकता। उसको कहा गया है कि आप मुनाफे में शरीक करें, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ये मौजूद है। तो अब जब इन्होंने शरह सूद गिराई मार्च से जून तक, आपने देखा कि 13.25% से ये 5.5% पर 7% पर ले आए। तो जिस दिन उन्होंने शरह सूद गिराई उसी दिन स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर बैंकों को भेजा, और वो सर्कुलर ये था कि आप शरह सूद के मुताबिक खातेदारों को जो मुनाफा दे रहे हैं उसको कम कर दें। उसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप ये देखिए कि इससे फरवरी 2020 में जो 1 लाख रुपए जमा करता था बैंक में सेविंग में, उसको 11,000 रुपए मुनाफा मिलता था। आज कानून के मुताबिक शरह सूद गिरने से आप उसको 5,500 दे रहे हैं, यानी 600 अरब रुपया खातेदारों को कम दिया 2 करोड़ लोगों को, क्योंकि स्टेट बैंक ने ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए जो है ये कानून में तोड़ दिया। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एक चीज बताइएगा कि आपके कहने का क्या ये मकसद है कि क्या अगर जो है वो मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी, मजीद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो इसके नतीजे में आप ये समझते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो उस कानून का मजीद गलत इस्तेमाल करेगा कि जिस तरह माजी में नजीर मिलती है? आपके कहने का मकसद ये है? अगर ये हो तो मैं इतना परेशान नहीं होता, लेकिन अगर ये हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई शक्ल में, नौ आबादियाती निज़ाम की एक नई शक्ल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी ताकत है उसको रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इसकी तरफ मुझे जाता नजर आ रहा है। कि अब आपने देखिए कि बड़े बड़े बैंक जो हैं वो गैर मुल्कियों के हाथ चले गए, अब वो हुकूमत की बात ही नहीं मानते, बाहर से डिक्टेट हो रहे हैं। आपके 4 में से 2 बड़े बैंक गैर मुल्कियों की मिल्कियत में आ गए हैं, वो शेयर होल्डर्स उनके बाहर हैं। मुझे याद है कि कायदे आज़म के ज़माने में और उससे बाद में भी कि किसी भी फॉरेन बैंक को ये इजाज़त नहीं थी कि वो पाकिस्तान में 3 ब्रांचेस से ज़्यादा खोले हैं, सिवाय ग्रैंडेस बैंक के जो पहले से था। कोई भी फॉरेन बैंक 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकती थी, जिसमें से एक चिटागोंग में भी होनी थी। अब आपने जिन हजारों ब्रांचेस जिस बैंक की थी उसको आपने फॉरेनर से दे दिया। तो पहले ही हम स्टेट बैंक कंप्रोमाइज कर रहा है जो आपकी इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं उनके दबाव पर, IMF के दबाव पर, वर्ल्ड बैंक के दबाव पर। तो मुझे जो खतरा है वो ये है कि जौहरी ताकत पाकिस्तान को, जब बैंक्स भी आपके चले गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो भी फॉरेनर्स के पास हैं, बहुत सी इदारे आपने बेच दिए। तो अगर ये पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी की अलामत था,
अगर ये आईएमएफ के उसमें चला गया, जैसे कि आपने देखा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों स्टेट बैंक के हैं, और आपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का बोर्ड खत्म कर दिया और ये कहा कि जो वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक आपस में तय कर लेंगे, तो वो भी आईएमएफ के हैं, तो हमारे फैसले हुकूमत पाकिस्तान के कहाँ रह गए? पाकिस्तान का मुफाद कहाँ रह गया? तो ये जो नौआबादियाती निजाम की वापसी या ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर को एक नई शक्ल में वापस लाना, ताकि आगे चल के जौहरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात पैदा किए जा सकें। एफएटीएफ और आईएमएफ पहले ही वो काम कर रहे हैं, तो हमारे गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि इन खतरात का एहसास किया जाए, हमारे इदारे भी करें, हमारी हुकूमत भी करे, हमारी अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज बताइएगा कि स्टेट बैंक ने क्लैरिफिकेशन जारी की है, जो सारी बहस चल रही है, जिस तरीके से आप भी अपने शकूक का इजहार कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं मुस्तकिल शकूक शुबात, तो इसके अंदर स्टेट बैंक ने जो वजाहत जारी की, उसमें स्टेट बैंक कहता है कि हम वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के मुख्तलिफ कमेटीज को और फिर स्टेट बैंक के गवर्नर जो है वो एनुअली पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे उन तमाम चीजों के कि जो वो करते रहे हैं। तो जवाबदेही तो है, जाहिर है पार्लियामेंट के सामने ही है जो सुप्रीम इदारा है, तो आप कैसे समझते हैं कि सारे फैसले कोई कर लेगा और उसको कोई पूछेगा नहीं? देखिए, आप पार्लियामेंट की जहां बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एक बना था फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो मजबूरी कर्जे हैं खास हद से नहीं बढ़ेंगे, अब उससे कहीं 25-30% ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या कोई पार्लियामेंट को कोई जो है वो एतबार में पार्लियामेंट ने उसकी तरफ तवज्जो की, कोई बात की कि जी ये कर्जे कैसे बढ़ रहे हैं उसके? तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि हम जो इस साल को अब भी ये एक स्टेट पार्लियामेंट को रिपोर्ट भेजते हैं, क्वार्टरली भी भेजते हैं, आज भी भेज रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनके मैं एहतराम भी है, लेकिन क्या उन्होंने उसको कभी एग्जामिन किया? कभी सर्कुलर 29 जो अरबों रुपए के कर्जे हुक्मरानों के माफ कर दिए गए, तो उस पर कभी उसने एक्शन लिया? तो मेरा कहना यह था कि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी कैपेबिलिटीज हैं उसकी, वो भी अपनी पता है, सियासी झगड़े होना एक अलग चीज है, तो मुताबिद कानून तोड़े गए। अगर ये 4 साल तक या 5 साल तक इशाक डार साहब रुपए की कदर को बकौल उनके कंट्रोल कर रहे थे, तो सवाल ये कि वो कंट्रोल तो स्टेट बैंक कर रहा था, पार्लियामेंट ने नोटिस दिया था उसका कि ये रुपए की कदर का क्या हो रहा है। अब जो इस गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा कि जी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी शरह सूद में हमने की है, तो क्या पार्लियामेंट ने कोई नोटिस लिया उनका, या किसी और कमेटी ने नोटिस लिया कि क्या खुदा न खास्ता हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जो आप ये कर रहे हैं? तो मेरा कहना है ये सिर्फ लीप अप होती है, मुझे बिल्कुल खतरात और खदशात हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं, स्टेट बैंक उसकी मिसाल भी देता है कि जो सार्क ममालिक हैं उसमें भारत भी शामिल है, बाकी ममालिक भी हैं, वहां पर इसी तरह का एक मॉडल है कि जहां पर जो है वो स्टेट बैंक को इसी तरीके से या सेंट्रल बैंक जो है उसको इसी तरीके से आजादी है। तो पाकिस्तान में ये खतरा क्यों मौजूद है? दुनिया की दीगर मईशतें जो हमारे जैसी मईशतें हैं उनमें ये खतरा क्यों मौजूद नहीं है कि वहां कोई और आकर कब्जा कर लेगा या किसी और के डिक्टेशन पे चलेंगे? देखिए, बात ये थी कि किसी बड़े मुल्क ने, जिसमें भारत भी शामिल है, अपनी बड़ी बड़ी बैंकें गैर मुल्कियों के हवाले नहीं करती हैं। हम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ये फख्र हासिल है कि उसने 2 बड़ी बैंक्स अपनी, जिनकी की बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं और बहुत बड़े एसेट्स हैं, वो गैर मुल्कियों के पास चले गए। पहले तो हम 3 से ज्यादा शाखें अलाउ नहीं करते थे। दुनिया का जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान का जो है वो उन मुल्कों को उसका खदशात नहीं है। फिर आप अपने देखिए कि स्टेट बैंक हमारा करता क्या रहा था। मैं अब भी कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अहम बात है कि स्टेट बैंक का एहतसाब किया जाए। देखिए, आप मिसाल के तौर पर आप देखें कि बैंक बना था जिसकी मर्जर होने वाला था सिंध बैंक के साथ, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्टिशियस थे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। जिन लोगों ने जराइम किए थे, पाकिस्तान से भाग गए, वो बैंक के सदर बन गए। हालांकि स्टेट बैंक ने, ये कानून है कि लाइसेंस जो है बैंक का स्टेट बैंक को पाकिस्तान देगा, लेकिन उन्होंने चोरों को लाइसेंस दिए। आपने देखा कि 6 से ज्यादा बैंक खुलने के बाद बंद हो गए। वो कहाँ है आजकल? इसी तरीके से जिन लोगों पर इल्जामात थे वो बैंक के सदर बन गए, और वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे कई साल तक, वो आगे सदर बन गए। एक स्टेट बैंक का कानून था फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, यानी बैंक का सदर बनने के लिए या बैंक के बोर्ड का मेंबर बनने के लिए ये सलाहियतें होनी चाहिए, क्राइटेरिया। उसको वायलेट करके हुकूमत के दबाव पर और फ्यूडल कल्चर के तहत वो गलत कार्य करता रहा है। मैं अगर एक जुमला कहूँ कि पिछले 20 सालों में कम से कम 2000 अरब रुपए का नुकसान स्टेट बैंक ने पहुंचाया है पाकिस्तान को कानून तोड़कर। लेकिन हमारा सारा सियासत का जोर है, हमने कभी इस तरफ देखा ही नहीं कि स्टेट बैंक क्या कुछ करता रहा है। डॉक्टर साहब, कानून और कानूनी गिरफ्त के ऊपर मैंने एक बड़ा अहम आपसे सवाल करना है स्टेट बैंक के इसी एक्ट की रोशनी में। एक मुझे ब्रेक लेने की याद दें, मैंने बड़ा अहम आपसे सवाल करना है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन हम दोबारा आते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक के हवाले से बात हो रही है, बहुत अहम एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस एक्ट की बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट में पेश होना है, ये एक्ट ऑफ जो है वो कानून उसका जिसका आगे बनना है, उसके हवाले से बात ये हो रही है कि उसमें एफआई और नैब को ये इख्तियार नहीं होगा कि स्टेट बैंक के किसी अफसर को बराह रास्त पकड़ सके, उसको इजाजत लेने पड़ेगी स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो एक तरफ आप मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ होता रहा कि स्टेट बैंक किस तरीके से जो है वो वहां पर कोई गैर कानूनी फैसलों के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो आप नहीं समझते कि इससे मजीद कहानी खराब होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो उसी का है, बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तो उसी का है कि जिसके हवाले से कार्रवाई होनी है? मेरी परेशानी यही है, मैंने आज आपको एक फिगर दी है, 2000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। अगर आप आज की तारीख देखें, बैंकों की बैलेंस शीट देखें, तो वो ये कहते हैं कि जो 900 अरब रुपए के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स उनके हैं जो वसूल होने वाले नहीं है, और स्टेट बैंक की मंजूरी से 700 अरब रुपया जो खातेदारों को देना था वो प्रोविजन में रख दिया गया है कि इन नुकसानात को पूरा किया जाए। क्या ये हमारे इल्म में नहीं है कि एक बैंक जिसकी बहुत सारी शाखें थी वो 1000 रुपए में 1000 रुपए में बेचा गया है, 1000 रुपीज, 1 लाख नहीं 1000। तो वो जो बैंक बेचा गया, केएसबी की बात आप कर रहे हैं, खादिम अली शाह बैंक की नहीं, जिसको दिया गया बैंक इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आपने दिया उसका 24वां नंबर था रैंकिंग में। सवाल ये पैदा होता है कि वो बैंक आपने हबीब बैंक को क्यों नहीं दे दिया, आपने नेशनल बैंक को क्यों नहीं दे दिया? उसको 20 अरब रुपए के कर्जे भी दिए गए, तो 20 अरब के कर्जे भी दिए, 1000 रुपए में आपने बेच दिया। तो ये स्टेट बैंक ने कैसे कर दिया, मुझे कोई बता तो दे। उनकी जो ब्रांचेस हैं, मैंने तो पाकिस्तान में बैंकिंग की है, सारी दुनिया, यूरोप में बैंकिंग की है, मिडिल ईस्ट में, उसकी शाखों की गुडविल कितनी थी, वहां के डिपॉजिट तो आप देख लेते, 1000 रुपया। सवाल ये वाई एक पर्टिकुलर बैंक, वाई नॉट नेशनल बैंक? अगर आप नेशनल बैंक को ऑफर करते तो आपको 20 अरब का कर्जा भी नहीं देना पड़ता और वो आपको कुछ अरब रुपए भी दे देते, को नवाजा गया। फिर आप देखिए कि सिंध बैंक का एक मर्जर होने वाला था, वो जो जिस पार्टी के साथ, उसमें जिस बैंक के साथ, उसमें अरबों रुपए के नुकसान थे, स्टेट बैंक ने तकरीबन मंजूर कर लिया था कि ये हालात खराब हो गए और आप बच गए। तो जरा से मैं एहतसाब की बात जो कर रहा हूँ कि वो नहीं आप करेंगे तो फिर तो नुकसानात से डर मुझे इतना नहीं है जितना सलामती से खतरात है, पाकिस्तान की सलामती को खतरात है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि नैब हो, एफआई हो या दीगर इदारे हों, उसके हवाले से कहा जाता है कि जब वो कार्रवाई करते हैं तो फिर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो घबरा जाता है और वो फैसले करना और काम करना छोड़ देता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि होता भी रहा है माजी में भी और अभी भी हाल के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे इदारों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो लोग कलम छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। ऐसा क्या तरीकेकार हो कि जिसके अंदर जो है वो लोगों का एक एतमाद भी बहाल रहे और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी हो सके? देखिए, असल में बात है, पहले अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई पाकिस्तान में एहतसाब का अमल करना है तो सबसे पहले एहतसाब होने चाहिए नैब की। जो नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा है वो अगर आपके इल्म में होगा, यकीनन कितने सख्त उन्होंने रिमार्क दिए और ये कहा कि वो जो कुछ कर रहा है। मगर मैं तो ये एक बात जानता हूं कि जिस वक्त वो जो हमारे नैब के चेयरमैन हैं ये दावा कर रहे थे कि हमने 400 अरब रुपए की वसूली करके कौमी खजाने में जमा करा दिए 400 अरब, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने 40 अरब भी नहीं कराए थे, और लेकिन दावे कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी देख रही है, कोई नहीं देख रहा। तो जब तक इस इदारे का एहतसाब नहीं होगा, उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है व्हाइट कॉलर क्राइम की, वो सियासत में लग गए हैं और सियासत पे ये स्टेट बैंक की जो है वो एहतसाब का क्या तरीकेकार हो सकता है? स्टेट बैंक से किस तरीके से हम ऐसा एक मॉडल बनाएं कि जिसके अंदर उनका एहतसाब भी हो जाए और काम खराब भी ना हो, यानी कि लोग घबरा ना जाएं काम करने से? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग घबरा कम रहे हैं। ये एहतसाब के अमल को पस से पुश डालने के लिए एक शील्ड बना ली गई है कि जनाब हम नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप तारीख कानून के मुताबिक काम करते हैं, कमेटी के थ्रू फैसले करते हैं, तो फिर नैब भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान में ये हो रहा है कि बहुत सारे इदारे को नैब की जुरिस्डिक्शन से आपने अलग कर दिया है और ऐसा लगता है वो कुछ सियासतदानों के लिए रह गए हैं। असल चीज है ट्रांसपेरेंसी। कभी पहले नैब से ये पूछा जाए कि जो आपके पास पुराने केसेस हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, उनका क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? जो लोग नैब की जद में थे वो हुकूमत में कैसे आ जाते हैं, वो कैसे कहाँ चले गए? ये जो 1000 अरब रुपए में बैंक बिका था वो कहाँ चला गया? ये जो 700 अरब के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो कहाँ चले गए?
वो जो 6-7 बैंक बनी थी वो कहाँ चले गए? जो मर्जर जो हुआ है बैंकों का, जो कुछ हुआ है, आप देखिए कि 6-7 बैंक बंद हो गए, जैसे गाजर मूली होता है। तो उनको लाइसेंस कैसे मिल गया था? तो मेरा सिर्फ कहना था कि जो एक साहब थे जो एब्सकॉन्ड करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, उन पर बहुत ज्यादा इल्जामात थे। 70 साल की उनकी उम्र थी, उनको दोबारा बैंक का एक चेयरमैन बना दिया गया, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का भी चेयरमैन बना दिया गया, हालांकि वो कई साल तक मफरूर रहे थे। तो मेरा कहना यह था कि 1 दर्जन से ज्यादा चीजें हैं, रिकॉर्ड पर हैं। ये सर्कुलर 29 का मैंने आपको बता दिया, कर्जों का माफी का बता दिया, स्टेट बैंक ने जो लाइसेंसेज इशू किए, बैंकों के जो सदर बनाए, वो लोग वो थे जिनके खिलाफ चार्जेस थे। तो स्टेट बैंक गलत करता रहा है, हालांकि स्टेट बैंक का नीचे का अमला कॉम्पिटेंट है। आके वो सियासी फैसले करते हैं, सारी मुसीबत ये है हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज के ऊपर थोड़ा सा और कमेंट कर दीजिएगा, मैंने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। एक चीज और बताइएगा कि 25 करोड़ 63 लाख डॉलर का इनखला हुआ है पिछले चंद दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट से। इतने बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान से सरमाया निकल रहा है, इसका सबब आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तमाशा पहले भी होता रहा है, हमेशा होता है। अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले हम ये प्रोग्रामों में बात हो रही थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन और एशिया की बेहतरीन मार्केट है। बहुत अच्छी तो इसी तरीके से कि जो यहाँ से लोग हैं वो भी बाहर पैसा भेजते हैं और वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है, वो उसको डॉलर बना के बाहर ले जाते हैं। ये रिकॉर्ड पर है, कोई बड़ी बात नहीं है। 53,000 जो है वो पॉइंट्स हुआ करते थे जिस पर पिछला बजट पेश हुआ था 2018 का। उसके बाद कई हजार अरब रुपए नीचे गया, ऊपर गया, ये तमाशा चल रहा है। तो वो जो हॉट मनी आता है, वो हॉट मनी को स्टॉक एक्सचेंज में कमाते हैं और डॉलर की शक्ल में बाहर ले जाते हैं। अब एक दूसरा चीज शुरू हो गई है कि 7% के ऊपर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहे हैं डॉलर पर आप हमसे मुनाफा ले लें। दुनिया में 1% और आधा परसेंट है, आप 7% दे रहे हैं। तो ये जो हॉट मनी जिस तरह से आता है उसी तरीके से बाहर जाएगा। लेकिन जो पैसा बाहर जाने की बात अगर मैं आपको बताऊं, एक फिगर ऑफिशियल, मेरी जिम्मेदारी है इस फिगर की। 2018 में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई थी एक साल में, जो पिछली हुकूमत का दौर था। 5 अरब डॉलर। इस हुकूमत के 2 साल और जो है तकरीबन 6 महीने में टोटल सरमायाकारी जो आई है वो आई है 3 अरब डॉलर। तो कहाँ 5 अरब डॉलर एक साल में, और बैरूनी से मजबूरी सरमायाकारी, और कहाँ जो है 3 अरब डॉलर से कम 2.5 साल में। तो बैरूनी सरमायाकारी भी गई है इस तरीके से, क्योंकि हम जो है वो जो फैसले कर रहे हैं वो किसी उसूल पर नहीं कर रहे, ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए कर रहे हैं। यही बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कही, यही बात हमें नजर आती है टैक्सों के निजाम में, तबानाई के निजाम में। आपने देखिए मिसाल, यानी कि डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू को कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि चाहे स्टेट बैंक का मामला हो या दीगर मामला हो, मईशत से जुड़े मामला हो, उसमें अमीर को अमीर बनाने की और गरीब को गरीब बनाने की बात हो रही है। इसको सिर्फ तायद या इसकी नफी कर दी जाएगा? जी, कई हजार अरब रुपया पाकिस्तान में हर साल मुख्तलिफ जो ऐसी पॉलिसियां हैं हुकूमत की और इदारों की, वो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताकतवर तबके की तरफ मुंतकिल होता है। कई हजार अरब रुपया साल, और ये बड़े अरसे से ये चल रहा है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अगर 70,000 बोरोवर जो पाकिस्तान के हैं बैंकों के, सिर्फ 70,000, उन्होंने 22 करोड़ की आबादी में कुल कर्जों का जो है वो 88% ले लिया है। 7,000 बिलियन। डॉक्टर साहब वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर इस पे मजीद किसी वक्त तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्टेट बैंक के कवानीन, मुजव्विज़ा कवानीन के ऊपर हमने बात की, लेकिन एफबीआर में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में ज़ीशान मर्चेंट साहब, कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट हैं, 9 मुंतखब प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले भी वैसे रहे हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। ज़ीशान साहब, एक हमारे दोस्त हैं राजा कामरान साहब, आप भी उनको जानते हैं, कॉमर्स के रिपोर्टर हैं हमारे न्यू टीवी के अंदर ही। उन्होंने एक जुमला लिखा कि ऊंट निगले जा रहे हैं और मच्छर छाने जा रहे हैं। एफबीआर के ऊपर वो कहते हैं कि ये जुमला या ये जो मिसाल है ये सादिक आती है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि एफबीआर जो है वो मच्छरों को जो है वो नोटिस भेज रहा है और ऊंट को कह रहा है कि तुम जाते रहो, कोई मसला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे इस वक्त जो हम पिछले कई सालों से या हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जो आपके सिस्टम में है आप उसी को पकड़ते हैं, आप उसी को निचोड़ते हैं, आप उसी से मजीद टैक्स लेते हैं। जो आपके सिस्टम में है ही नहीं वो आपके सिस्टम में है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे कि जो मगरमच्छ हैं और वो आपकी इकोनॉमी को
खाए जा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं और नई से नई महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे आलीशान घरों में रहे जा रहे हैं। और अगर वो सिस्टम में नहीं मौजूद हैं तो फिर ये एफबीआर का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। क्योंकि अगर जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, तो ये डिस्पैरिटी रहेगी। वो तबका जो टैक्स दे रहा है वो आपके सामने हमेशा शोर करता रहेगा, वो हमेशा परेशानी में रहेगा। और एफबीआर भी एक हद तक जो है उन्हीं से टैक्स वसूल करती है, उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाती है, उन्हीं से एग्जेम्पशंस को जो है हटाया जाता है। तो अगर आपका मिक्स में अगर बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त सिस्टम में नहीं है वो आ जाएंगे तो यकीनन ये एग्जेम्पशंस कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मर्चेंट साहब, जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, फिर चाहे वो अभी हाल ही में आईटी फ्रीलांसर जो है उनके हवाले से स्टेट बैंक ने एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर शोर मचना शुरू हो गया। फिर कोई ट्रैक सिस्टम या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आए तो उसके ऊपर कोर्ट से जो है वो स्टे लिया जाता है कि हमारे बुनियादी हकूक के खिलाफ है। तो फिर आएंगे कैसे अगर कोई आप उसको काम नहीं करने देंगे, एफबीआर कुछ करने के लिए जाए और उसके चारों तरफ से जो है वो कवानीन और कोर्ट्स और बाकी तमाम चीजें आ जाएंगी या एक सोशल एक नॉइस क्रिएट हो जाए, तो फिर काम कैसे होगा? खासतौर पे तनाजुर में रखिएगा आप ये जो मैंने आपसे आईटी सेक्टर की बात की। देखिए, मैं आपको इसका बड़ा आसान सा और सिंपल से जवाब देता हूं कि ये क्यों शोर उठता है। ये शोर इसलिए उठता है कि जो एक तो आपके सिस्टम में है, आप उन्हीं लोगों के ऊपर ये मजीद लगाना चाह रहे हैं ना। क्या आपने कभी उन लोगों को डिस्कशन के लिए अपने पास बुलाया कि हम ये नया कानून लाने जा रहे हैं, इससे इम्पैक्ट ये होगा, यकीनन स्टेक होल्डर्स को इससे इम्पैक्ट ये होगा, और आप उन लोगों को पूछेंगे भाई इसमें अगर कोई आप समझते हैं कि कोई कमी है तो उसको अभी डिस्कस करें। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कानून ले आया जाता है और उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू होता है। होना ये चाहिए कि पहले डिस्कशन होना चाहिए, अफाम व तफहीम के साथ एक बैठकर एक कंसेंसस के साथ लॉ लेके आना चाहिए, और उसके बाद जो है यकीनन उसकी इंप्लीमेंटेशन पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बेजा कोर्ट्स में नहीं जाएगा, और जब यकीनन डिस्कस करके ला रहे होंगे तो होगा। अब ये आईटी सेक्टर आजकल सबसे ज्यादा शोर आईटी सेक्टर का चला हुआ है। अभी आईटी सेक्टर क्यों शोर कर रहा है? आईटी सेक्टर यूं शोर कर रहा है कि आईटी सेक्टर की जो है एक्सपोर्ट जो है अब बतदरीज बढ़ रही है। पाकिस्तान की इस साल की एक्सपोर्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि $1 बिलियन हो जाएगी। ये ख्याल रखें कि जो रीजन में हमारा पड़ोसी मुल्क है 327 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, हम अभी सिर्फ $1 बिलियन की एक्सपोर्ट को टच करने की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इसको अगले साल 40% से बढ़ाएंगे। देखिए, पोटेंशियल बहुत है, और पोटेंशियल के साथ हो क्या रहा है इस वक्त कि हमने कवानीन, स्टेट बैंक के कवानीन मौजूद हैं कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेगा वो वहां पे इंटीमेट करेगा, और वो जो रेमिटेंस आ रही है वो इंटीमेट होगी। लेकिन एफबीआर हो ये रहा आईएमएफ के प्रोग्राम में है, तो आईएमएफ हमें जहां जैसे कभी कभी डिक्टेशन देता है हमें वो माननी पड़ती है। इस वक्त डिक्टेशन ये है कि एग्जामिशन को खत्म करना है। तो इस वक्त हो ये रहा है कि एग्जामिशन को खत्म नहीं किया आईटी वालों की, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन में मजीद लाने की कोशिश की जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप मंथली क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं वो फाइल करें, विद होल्डिंग टैक्सेस जहां आपको काटने की जरूरत है वो काटें, सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराएं, तो आपको वो जो एग्जेम्पशन है वो 100% क्रेडिट में बदल जाएगी। अगर ये कंडीशंस को करने की बुरी बात नहीं है डॉक्यूमेंटेड, अगर नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना डॉक्यूमेंट करेंगे। स्टेट बैंक अलग रेगुलेट कर रहा है, लोकल बैंक्स अलग रेगुलेट कर रही है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग रेगुलेट कर रहा है, एफबीआर अलग रेगुलेट कर रहा है। अब मजीद रेगुलेशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है वो सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय अपना जो वो एफबीआर के पोर्टल के ऊपर ही बैठा हो जाए उसको। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ये सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, आप जब किसी भी बिजनेस को जितनी ज्यादा स्ट्रेनियस डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा उससे, और वो उससे उकता जाएगा, वो अपना बिजनेस करे या वो एफबीआर के लिए काम करे। क्वेश्चन ये है कि आपको जब भी कोई आप नया कानून बनाए तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले, टैक्स प्रोफेशनल्स को कॉन्फिडेंस मिले, ताकि आपका जब कानून बने तो वो इतना आसान हो, इतना फूल प्रूफ हो दो कि कोई उसके खिलाफ उसको ना चैलेंज कर सके और उसको एक्सेप्टेंस मिले। जब तक आप इस टाइप के स्टेप्स नहीं लेंगे तो इसी तरीके की चीजें होती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेशन के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन जैसे आपने बात की कि ऊंट निकले जा रहे हैं, तो ऊंटों को पकड़ना बहुत जरूरी है, उनको पकड़ें ताकि ये जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं
उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। अच्छा मट्टर साहब, ये बताइएगा कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बात की कि जी सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया, वरना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो आ जाता। आखिर आप वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या कि जिसकी बात पीएम साहब को करना पड़ी कि उस पर स्टे आ गया? देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ये है कि कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एक शुगर है कि जब वो प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन के टाइम पे उसमें एक ऐसी पैकिंग में ऐसी चिप लगा दी जाएगी कि वो जिस स्टेज पे भी जाता रहेगा वो स्टेजेस आइडेंटिफाई होती रहेंगी। तो अल्टीमेटली जब तक एंड यूजर के पास जितने भी हैंड्स चेंज होंगे वो उसको ट्रैक करना है, और उसको ट्रैक करने का बुनियादी मकसद ये है कि ये देखना कि कौन लोग जो है सिस्टम में मौजूद हैं और कौन लोग सिर्फ मिडिल मैन के हैसियत से पैसा बनाए जा रहे हैं, इस मुल्क को खाए जा रहे हैं और रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उन लोगों को सिस्टम में लेके आना है, और मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। अब ये होगा कैसे, ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चंस हैं और इसको आंसर करना चाहिए। सिगरेट के हवाले से एक बड़ी बात की जाती है, गैर कानूनी सिगरेट पाकिस्तान में, मर्दान ब्रांड सिगरेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी कहा जाता है कि हावी है, वो सारा जो है वो एक पूरा माफिया का रूप है, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि उसी से फिर सैनिटर भी खरीदे जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सारे जो 2 नंबर काम है वो भी फिर उसी के थ्रू होते हैं। तो उसको किस तरीके से एफबीआर जो है वो काबू कर रहा है? ये बेसिकली जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, इसमें ये 4-5 सेक्टर्स में से एक सेक्टर ये भी है टोबैको का, कि जिसको सेक्टर को लेना है ट्रैक एंड ट्रेस में। जब तक आप इन लोगों को अपने सिस्टम में नहीं लेंगे तो राजा साहब आर्टिकल पे आर्टिकल लिखते चले जाएंगे और होगा यही कि वही लोग जो टैक्स सिस्टम में मौजूद हैं उन्हीं को पीसा जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अगर हर पाकिस्तानी अपना जायज टैक्स देना शुरू कर दे, चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो, तो मैं समझता हूं कि यकीनन बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज जो गवर्नमेंट को लोगों के पास जाना पड़ता है, जैसे कि IMF है, हमें शायद जाने की जरूरत ना पड़े। हर बंदा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते हुए अपना जायज टैक्स देगा, तो ना सिर्फ आपके मुल्क में मजीद रेवेन्यू इकट्ठा होगा, और हमें इतने हार्श जो मेजर्स एफबीआर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ले रही है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआर को फिर करना क्या होगा मर्चेंट साहब, किस तरीके से एफबीआर देखे ना, एक ये तो वाजे हो गई ये चीज कि एफबीआर नोटिस पे नोटिस इशू कर रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, लेकिन एफबीआर को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उन तमाम लोगों से भी टैक्स ले सके और खास तौर पर उस कल्चर को प्रमोट कर सके कि जिसमें लोग टैक्स देने पे तैयार हो? देखिए, इसमें सबसे पहले एफबीआर को जो है अपने आप को एक मॉडल के तौर पे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जी हमने आपके जायज काम में कोई कदगर नहीं लगानी है, जो आपका जायज हक है वो आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज इस दफा ये हुई कि जिन लोगों ने 2020 के रिटर्न्स फाइल किए उनके रिफंड्स अब मिल चुके हैं, मार्च के अभी मिड में हैं और वो रिफंड्स मिल चुके। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसी ट्रस्ट बढ़ता है। इसी तरीके से एफबीआर, अगर जो एफबीआर पे इल्जाम है करप्शन का, अगर वो इसको वीड आउट करने में कामयाब हो गए तो यकीनन लोग सिस्टम में वॉलंटियरली आएंगे। जब उन्हें नजर आ रहा होगा कि हाँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी तो लोग ऑनेस्टली टैक्स देना भी चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं। यकीनन इस पे टॉप हायरार्की पे काम हो रहा है, इस वक्त मेंबर लेवल पे और चीफ कमिश्नर लेवल्स पे काम हो रहा है, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इसको जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आप उस ऑफिसर के ऊपर कोई एक नजर नहीं रखेंगे कि अगर वो गलत ऑडिट या गलत टैक्स लगाता है, जब तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होगी, तब तक ये गैर कानूनी और नाजायज टैक्स लगते रहेंगे, तब तक करप्शन चलती रहेगी। जब एक बहुत अरसे से बात होती है कि टैक्स पेयर्स बिल्स ऑफ राइट आना चाहिए, कि इसमें ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करें कि उसने ये गलत टैक्स क्यों लगाया, कि जो अपील में स्टैंड नहीं किया। तो जब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इस किस्म की चीजें होती रहेंगी, करप्शन भी चलती रहेगी, और मैं नहीं समझता कि लोग वॉलंटियरली रिलीज सिस्टम में आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मर्चेंट साहब किसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी की नहीं जाएगी कि जो सिस्टम को खराब करने का सबब बनते हैं, तब तक इसी तरीके से लोग टैक्स ना देने का फैसला अपना जो है उसको जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।